गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 31 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है कैश फ्लो एनालिसिस स्टेटमेंट थ्योरी से। आज हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ेंगे। ये भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए एक एनालिसिस होती है, जिसको हम कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर कितना कैश हमारे पास आ रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स कितना कैश मेरे पास आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका पूरा ट्रांजैक्शन कैश फ्लो एनालिसिस से हम कर सकते हैं। और जब हम फाइनेंशियल पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। A simple definition of a cash flow statement is a statement which discloses the changes in the cash position between the two periods. For example, a balance sheet shows the balance of cash as on 31/3/2005 at rupees 30,000, while the cash balance as per its latest balance sheet as 31st March 2006 was 40,000. Thus, there has been an inflow of 10,000 rupees during a year period. कि अगर हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक सिंपल डेफिनेशन से देखें, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये एक वो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम उन डिस्क्लोजेस को देखते हैं जो हमारे कैश के अंदर हो रहे होते हैं, और ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे कैश के अंदर, तो उसको हम दो पीरियड्स के बिहाफ पे देखते हैं। तो जब हमें ये देखना हो कि कैश पोजीशन क्या है हमारी और वो किस तरीके से चेंज हो रही है दो पीरियड के बीच में, तो उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर हमें एक एग्जांपल से समझें इसको, तो जो एक बैलेंस शीट है जो कि शो करती है कि जो बैलेंस है कैश का 31 मार्च 2005 को वो 30,000 का था, कि हमारे पास जो बैलेंस था कैश का 31/3/2005 को वो 30,000 था। और उसके बाद हम अपने लेटेस्ट बैलेंस शीट को देखें, मतलब कि आज के टाइम की देखें बैलेंस को, तो वो है हमारा 31/3/2006 पे 40,000 रुपये। तो आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर हमारा जो 10,000 का जो कैश बैलेंस है वो बढ़ गया है। तो जो इनफ्लो है मीन्स हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है, तो जो जब हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम इनफ्लो कहेंगे। और अगर हम मेरा जो कैश है वो पिछले पीरियड से कम हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो। तो अगर आप देखेंगे तो इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास कैश नेक्स्ट पीरियड के अंदर बढ़ रहा है 10,000 का, जो इनफ्लो हो रहा है वो एक ईयर पीरियड के ड्यूरिंग में हो रहा है। अलॉन्ग विथ चेंजेस इन द कैश पोजीशन, द कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो आउटलाइंस द रीजन फॉर सच इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश, which in turn help to analyze the functioning of the business. The term cash company, cash on hand, demand deposit with the banks and the includes कैश इक्विवेलेंट्स। कि अलग हम देखें कि जो अभी हमारी कैश पोजीशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक आउटलाइन देता है कि जो भी रीजन्स हैं हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो में कैश के रिगार्डिंग, तो जो भी टर्न मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम अपने बिज़नेस को किस तरीके से फंक्शनिंग करें। तो जो भी कैश कंप्राइज होता है तो हम उसको कैश ऑन हैंड, जितना हमारे पास कैश हैंड में है, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट हमने अपने बैंक के साथ कर रखी है, और साथ साथ जितने भी कैश इक्विवेलेंट है वो हमारे कैश होते हैं। एज 3 रिवाइज्ड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंट्स में जहाँ पे हमारे प्रोविज़न कंटेंट करते हैं AS3 रिजर्व इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि जो हमारी काउंसिल है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के अंदर, वो इशू करती है एक प्रोविज़न को जो कि बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डेंस को। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि जब भी हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो वो हम एक स्टैंडर्ड को बताते हैं कि जिस तरीके से जो भी इंटेंसेस होती हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी कैश देख रहे हैं एक बिज़नेस का, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रूप से एक स्टेटमेंट रेडी किया जाता है। The AS3 revised while laying down its objectives says that information about the cash flow of an enterprise is useful to providing users of financial statement with the basis of assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the needs of the enterprise to utilize those cash flows। जो AS3 रिवाइज्ड है वो ये बताता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें लेइंग डाउन करना है, वो ये कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अपने कैश फ्लो से आ रही है एंटरप्राइज़ के अंदर, तो वो हमारे लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि उससे हम अपने यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जो भी
हमारी एबिलिटी है एंटरप्राइजेस की वो एसेस हो रही है और हम लोग जनरेट कर रहे हैं अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को, और जो भी एंटरप्राइज की नीड है, जो भी ज़रूरत है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कैश फ्लो से, कि जो भी हमारे पास कैश आ रहा है उससे हम अपने एंटरप्राइज की जितनी भी नीड्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजन हम लेंगे या जो भी यूजर लेगा वो इन इवैल्यूएशन के बेसिस पे करेगा कि क्या एबिलिटी है एंटरप्राइजेस की जब वो जनरेट कर रही है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को एक टाइम पीरियड के अंदर या सर्टेन जनरेशन के अंदर। द स्टेटमेंट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टू of an enterprise by means of the cash flow statement which classifies cash flow during the period from the operating, investing and financing activities। कि जो भी स्टेटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाते हैं उससे हम डील करते हैं उन प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे कैश के अंदर हिस्टोरिकल चेंजेस को बताती है, या जो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट है उसकी हिस्टोरिकल चेंजेस को बताती है एंटरप्राइज के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ये क्लासीफाई करता है कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है, जो कि हमारी 3 एक्टिविटीज़ से होता है इसी पीरियड के अंदर। तो वो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ उन सब चीज़ों की जो जो हमने ऊपर अभी टर्म्स पढ़ी हैं उनमें। तो AS3 रिवाइज हैज़ डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म्स एज फॉलोज, कि जो भी अकाउंटेंट स्टैंडर्ड है हमारा AS3 उसने ये इस डेफिनेशन को, डिफरेंट टर्म्स को इस तरीके से बताया है कि जो कैश है, कैश कंप्राइज कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। जो भी कैश है वो हमारा कौन सा होगा, जो भी हमारे हैंड में है, जो भी कैश हमारे पास है, और जो भी बैंक के अंदर हमारी डिमांड डिपॉजिट है, मीन्स जो भी आप सेविंग कर रहे हैं या आपकी कोई भी FD है तो वो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है, तो वो बैंक्स में आपके पास पड़ी हुई है, तो वो भी आपके लिए क्या है, कैश के क्या है, एक कैश का टाइप भी है। तो उसके बाद हम समझते हैं कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि उनको जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो जल्दी से अब कैश के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो उसके सब्जेक्ट में हम ये कहते हैं कि उसके अंदर एक इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है जब उसकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपका कोई भी गोल्ड है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो गोल्ड है आपका वो आपने रख रखा है, तो किसी टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर कोई ना कोई उसकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं। तो ये हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, मीन्स कि हम इसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके बाद है कैश फ्लो। कैश फ्लो आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो क्या है कि जो भी हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े उनके अंदर क्या इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश हमारे पास आ रहा है, कितना कैश हमारे पास से जा रहा है, कितना बैंक से पैसे जा रहा है, कितना बैंक में पैसा आ रहा है, कितने हम अपने जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको कैसे कैश में कन्वर्ट करा रहे हैं, कैसे हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं, वो सारे हमारे कैश फ्लो होते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो प्रिंसिपल होता है रेवेन्यू का, जो कि हम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ से करते हैं एंटरप्राइजेस के अंदर। कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होगा। तो अदर एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। तो इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसके बाद हम समझते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे वो एक्विजिशन और डिस्पोजेबल होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के, जो कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और साथ साथ हमारे अदर इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। उसके अंदर हम किसी भी कैश इक्विवेलेंट्स को यूज़ नहीं करते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये है कि आप किसी एसेट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास उसकी प्रॉपर्टी, आपके पास वो लॉन्ग टर्म एसेट पड़ा हुआ है, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे वो सारे कैश फ्लो उसके अंदर आएंगे। उसके बाद हम समझते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द केस ऑफ अ कंपनी एंड द बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ है जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे ऑनर्स के कैपिटल का क्या साइज और कंपोजिशन है, कि हमारे जो ऑनर है उनके पास कितना शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है कंपनी के केस में, और क्या क्या एंटरप्राइजेज ने बोरोइंग्स कर रखी हैं। उसके बाद मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कैश फ्लो एक्टिविटीज़ को। तो कैश फ्लो एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 तरीके से क्लासीफाई होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमने अभी ऊपर टर्म्स में पढ़ी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रोडक्शन से या जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं, उससे होने वाले जितने भी कैश हमारे पास जो भी आ रहे हैं उसको सेल करने के बाद वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने कोई भी एसेट्स खरीद रखा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स,
तो उसमें जो भी पैसा आपका लगा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जितने भी हमारी बोरोइंग्स है, जितना भी ऑनर्स का कैपिटल है, वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है हमारे कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लासिफाइंग बाई एक्टिविटी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट अलाउज यूजर टू assess the impact of those activities on the financial position of the enterprise and the amount of its cash and cash equivalents. The information may also be used to evaluate the relationship among those activities. जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड पे, तो वो यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो उन चीज़ों को एसेस करें जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एंटरप्राइजेस के अंदर। तो जो भी हमारे कैश का अमाउंट है या जो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट है, वो हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से देखें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने एक्टिविटीज़ के रिलेशन को इवेल्यूएट करना होता है। A single transaction may include mix of cash flows that are classified differentially. For example, the installment paid in the respect of his fixed asset acquired on deferred payment basis include both interest and loan. The interest element is classified under financing activity and the loan element is classified under investing activities. कि हम जब भी सिंगल ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं अपने कैश फ्लो के अंदर, तो उसको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट तरीके से। तो अगर इसको हम एग्जांपल से समझें कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट मेरे को अपनी पे करनी है जब मैं कोई फिक्स एसेट्स को ख़रीदा हूँ, कि अगर मैंने कोई एसेट ख़रीदा उसके लिए मैं इंस्टॉलमेंट जो भी पे कर रहा हूँ तो वो मेरी एक्वायर होगी डिफर्ड पेमेंट के अंदर। तो उसके बेसिस से मैं जो भी इंटरेस्ट या जो भी लोन का अमाउंट जो भी मैं पे करूँगा, तो उसके इंटरेस्ट एलिमेंट को हम क्लासीफाई करेंगे कि जो भी इंटरेस्ट एलिमेंट है, मीन्स जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ अपने फिक्स एसेट के लिए, तो वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, और जो भी लोन मैं चुका रहा हूँ वो एलिमेंट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होगा। उसके बाद मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को और डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज, देयरफॉर दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ एंड अदर इवेंट्स दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस। कि जो कैश फ्लो है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी ड्राइव होती हैं कि क्या प्रिंसिपल रेवेन्यू हमारी प्रोडक्टिंग एक्टिविटीज़ का एंटरप्राइजेस के अंदर। तो जनरली जो भी रिजल्ट हमें इन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे मिलते हैं या अदर इवेंट से मिलते हैं, उनको हम अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के अंदर डिटरमाइन करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड on accrual basis of accounting under which the net income will not indicate the net cash provided or net loss will not indicate the net cash used in the operating activities। कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जनरली हम प्रिपेयर करते हैं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके बिहार पे हम ये देखते हैं कि क्या नेट इनकम हम देख रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन हम नेट कैश में प्रोवाइड करते हैं जब हमें नेट लॉस को देखना होता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट और जो भी नेट लॉस है उसको हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इफ इट नेसेसरी टू रिप्लेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस विद एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन कैश, दिस इज डन बाय द एलिमिनेटिंग द नॉन कैश रेवेन्यूज एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस फ्रॉम द गिवन अर्न रेवेन्यू एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस। कि हमें अगर अपने नेट कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो ये चीज़ हमें नेसेसरी होगी कि हम अपने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को रिप्लेस करें अपनी एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट से जो कि हमें कैश में मिली हुई है। तो इसके लिए हमें अपने जितने भी नॉन कैश रेवेन्यू हैं और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करना होगा हमारे जो भी हमने रेवेन्यू अर्न कर रखा है उसमें से, या जो भी हमने एक्सपेंस इनकर्ड कर रखे हैं उनमें से। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग नेट प्रॉफिट इनटू नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दीज आर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। कि अगर हम नेट प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो को देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो उसको दो मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट मेथड। अंडर डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल कैश रिसिप्ट फॉर अ पीरियड फ्रॉम द ऑपरेटिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्चुअल कैश पेमेंट फॉर अ पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि डायरेक्ट मेथड के अंदर जो भी हमारे एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स हैं जो कि एक पीरियड के अंदर हो रही हैं, जो कि हमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू से मिल रही हैं, और जो भी हमारे एक्चुअल कैश पेमेंट है एक पीरियड के अंदर जो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मिल रहे हैं, उनका हम अरेंज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर।
तो जो भी डिफरेंस होता है हमारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का, वो हमारे नेट कैश फ्लो को बताता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी कैश हम देखते हैं वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से दिखते हैं। अंडर डायरेक्ट मेथड, आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, amortization of intangible assets, preliminary expenses, debenture discount, etc. are ignored from the cash flow statement. Since the direct method includes only cash transaction and non-cash items are omitted. Likewise, no adjustment is made or loss or gain on the sale of fixed asset and investment. कि हम डायरेक्ट मेथड के अंदर ये देखते हैं कि जो भी आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे डेप्रिसिएशन है या एमोराइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैं या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या डिबेंचर डिस्काउंट है, तो उनको हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमारे कैश के टर्म में नहीं होते हैं। और डायरेक्ट मेथड के अंदर हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि कैश ट्रांजेक्शन से होते हैं, और हम उन नॉन कैश आइटम्स को ओमिटेड करते हैं, मीन्स हटा देते हैं। तो इसके अंदर हम किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास लॉस और गेन पता चलेगा कि हमारे फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट्स में कितना सेल हुआ है। इसके बाद हम समझते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। In this method, the net profit loss is used as the base, then adjusted for the items that affected net profit but did not affect cash. कि इस मेथड के अंदर जो नेट प्रॉफिट या लॉस है उसका यूज हम उस बेस पे करते हैं कि जब हम अपने आइटम्स में एडजस्टमेंट करने हों जो कि हमारे नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं, जब वो अपने कैश को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग charges in the profit and loss account are added back to the net profit, while non-cash and non-operating credits are deducted to the calculate operating profit before working capital changes. कि जो भी हमारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस हैं जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से पता चलते हैं, उनको हम ऐड करते हैं अपने नेट प्रॉफिट में जब हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स को डिडक्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कब? जब हम अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस देखते हैं। इट इज़ ए पार्शियल कन्वर्सन ऑफ द एक्चुअल बेसिस प्रॉफिट टू द कैश बेसिस प्रॉफिट। फर्दर नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी टू ऑब्टेन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कि जब भी हम इनके बीच में पार्शियल कन्वर्सन देखते हैं अपने एक्चुअल बेसिस पे, तो जो भी प्रॉफिट है वो हमें कैश के बेसिस पे मिलता है। तो ये नेसेसरी होता है कि हम उन सब एडजस्टमेंट को करें जो कि हमारे करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बता रहे हैं या हमारे करंट लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बता रहे हैं, जो ऑब्टेन करते हैं हमारे नेट कैश को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताता हूँ क्या होती हैं। The activities of the acquisition and disposal of the long-term assets and other investment not included in the cash equivalents are investing activities. Separate disclosure of the cash flows arising from the investing activities is important because the cash flow represent the extent to which the expenditure have been made for resources intended to generate future incomes and cash flows. कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनका एक्विजिशन या डिस्पोजल हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर या अदर इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं, जिसके अंदर हम अपने कैश इक्विवेलेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। साथ साथ हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं अपने कैश फ्लो को जब वो अराइज हो रहा होता है, मीन्स इंक्रीज़ हो रहा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैश फ्लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो हम उन एक्सपेंडिचर्स को बताएं जो कि हमें रिसोर्सेज को इंटेंड करने से हुए हैं, जिससे हमें ये होगा कि जो भी हमारी फ्यूचर इनकम है या जो भी कैश फ्लो है हमें वो फ्यूचर में जनरेट होंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है और लास्ट जो एक्टिविटीज़ है वो है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। Financing activities are those activities which result in the change in the size and composition of the owner's capital and borrowings of the organization. The separate disclosure of the cash flow arising from the financing activities is important because it is useful in the predicting claims of future cash flow by providers of funds, both capital and borrowings to the enterprises. कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका रिजल्ट ये होता है कि क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं अपने साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल के अंदर, कि हमारे कैपिटल में कितना साइज में चेंज हो रहा है या कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोरोइंग्स कर रखी हैं। तो जो भी हम सेपरेट करते हैं अपने डिस्क्लोजर को कैश फ्लो के अंदर, तो वो हम तब करते हैं जब वो अराइज हो रहा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम उन प्रेडिक्ट क्लेम्स को यूज़फुल कर रहे होते हैं जब हम फ्यूचर कैश फ्लो को देख रहे हैं जो कि हमारे
फंड्स ने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि हमारे कैपिटल और बोरोइंग्स दोनों होते हैं एंटरप्राइजेस के अंदर। तो ये सारी हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। उसके अंदर फिर हमने ये देखा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हमने किस किस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले एक्टिविटी होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड वन होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उनमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश को और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश को और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश को हम उसके अंदर एक स्टेटमेंट के रूप में प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।